हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने पॉलिनोमियल्स डिस्कस किया था और हमने ये सीखा था कि कैसे हम जीरोस निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल के और क्या रिलेशन होती है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब आपका जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, वो कैंसिल हो चुका है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो डिवीजन था आपका पॉलिनोमियल्स का वो अब सिलेबस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको अब फिनिश कर चुके हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, तो फील फ्री टू कमेंट, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप ये पहले समझ लो कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड करूं जिसकी फॉर्म हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में भी बताया था। जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम बात करने वाले हैं टू वेरिएबल्स की। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स आपको दो वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे। एक वेरिएबल हमारे पास है x और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c है। अब लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात जानने की है। जो हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की अगर किसी इक्वेशन में 1 होती है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर y की 1 है, दोनों वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारी होने वाली है लीनियर इक्वेशन। ठीक, और यहाँ दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है बात। अब अगर स्टूडेंट्स हमसे ये कहा गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है हमारे पास दो इक्वेशंस होने वाली हैं। ठीक है, तो दो इक्वेशंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है या फिर कांस्टेंट सेम होने वाले हैं, तो वो डिफरेंट होंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। तो हम जनरल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ से 1 रिमूव कर देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर हम पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन को हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारी हो गई दो इक्वेशंस। ठीक है, दो इक्वेशंस क्यों हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट दे रखा है हमारा, पहले वाले में 1 1 लगा दिया हमने, दूसरे वाले में 2 2 लगा दिया है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब एक बात और जानने की है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, दो इक्वेशंस अगर आपको दे रखी हैं तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों इक्वेशन से हम अगर लाइन प्लॉट करें ग्राफ पर, वो लाइन मिल जाए आपस में। जैसे अगर हम पहला वाला सिनेरियो देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दोनों लाइंस किस पॉइंट पर मिल रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं। ठीक, तो अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड है और वो एक पॉइंट पर आकर मिल रही है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। एक केस तो ये हो सकता है हमारा। दूसरा केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के बी वाला, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल जा रही हैं, यानी कि कोई चांस नहीं है, अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड भी करेंगे तो ये कभी भी आगे जाकर नहीं मिलेंगी। ठीक, दूसरा केस क्या होगा हमारा, सॉरी थर्ड केस, जिसमें दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करने वाली हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लाई करने का मतलब ये है कि दोनों को इंसिडेंट लाइंस होंगी। तो यहाँ पर तीन केस निकल के आते हैं स्टूडेंट्स, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लाइंस पैरेलल होंगी तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, कितना भी हम इसको आगे बढ़ा लेंगे आगे जाकर नहीं मिलेंगी। या दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होने वाली हैं, यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी किसी एक इक्वेशन में, वो हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी दूसरी इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन केसेस हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, पहले जो एक्सरसाइज आपको इसमें दे रखी है उसमें हमें सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना होगा। अब ग्राफ प्लॉट करना आप लोग मेरे हिसाब से तो जानते होंगे, क्योंकि आपने क्लास 9th में ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अभी ग्राफ तो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है, लेट अस टेक एन एग्जांपल इन सेक्शन 3.1। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अकेला गोज टू अ फेयर विद ₹20 एंड वांट्स टू हैव राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमें सेक्शन 3.1 में जाना पड़ेगा इसके लिए स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो इक्वेशन हमें बनानी है, इसमें कंडीशंस आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड होंगी, तो सबसे पहले हमें उसको यूज करके इक्वेशंस बनानी होंगी अपनी, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है ये। ठीक है, ये हमारा है कंडीशन। इसमें दे रखा स्टूडेंट्स, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। तो दो गेम खेलने वाली है यहाँ पर, एक जायंट व्हील और हुपला गेम खेलने वाली है। इसमें गेम दे रखा है आपको, इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन अ स्टॉल, और जिस पर आपका रिंग गिर गया वो आपकी आइटम है, ठीक है। तो the number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel। तो हुपला पे जितनी बार खेला है उसने, वो ये दे रखा है कि जाइंट व्हील पे जितनी राइड्स ली उसकी हाफ है वो, ठीक है। इफ ईच राइड कॉस्ट रुपीज 3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट रुपीज 4, how would you find out the number of rides she had and total number how many times she played hoopla provided she spent rupees 20। तो हमको क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड है कि स्टूडेंट्स उसने कितने रुपीस खर्च किए हैं, उसने 20 रुपीज टोटल खर्च किए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन सी सिचुएशन को एक्स लेना है, कौन सी सिचुएशन को वाई लेना है। तो जल्दी से मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ आता हूँ स्टूडेंट। देखिए, अखिला ने जो राइड्स ली हैं, ठीक है, जाइंट व्हील की, उसको हम मान लेते हैं नंबर ऑफ राइड्स हमने कंसीडर कर लिया, उसने लिए हैं एक्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हुपला उसने प्ले किया है उसको हम मान लेते हैं, हुपला कितनी बार प्ले किया है उसने, पोपला जो प्ले किया है वो हमने मान लिया है वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि उसने जितनी भी राइड्स ली हैं वो क्या दे रखी हैं, देखिए एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर ये दे रखा है, ए द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी टुक। तो हुपला उसने वाई टाइम्स खेला है, तो फर्स्ट सिनेरियो जो हमारा बन रहा है, तो हुपला वाई टाइम्स खेला और इट इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी टुक ऑन द जाइंट व्हील, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर 2 को इधर शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा x के। तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें। नेक्स्ट केस ये दे रखा है कि हर राइड का जो कॉस्ट है रुपीज 3 है, ठीक है, और हुपला के लिए 4 रुपीज वो दे रही है। तो राइड उसने कितनी ली है, एक्स ली है, और राइड का कॉस्ट है 3 रुपीज। तो सेकेंड जो सिनेरियो होगा, 3 इंटू नंबर ऑफ राइड्स शी टुक प्लस। अब यहाँ पर जो दूसरा केस हमको स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड है, हुपला जो है वो 4 रुपीज का है और वाई टाइम्स उसने हुपला प्ले किया है, तो ये हो जाएगा 4y और इक्वल टू इसको लगा देंगे हम 20 के। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आएगी हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 निकल कर आएगी। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे केस दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ, ठीक है। तो अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से हम इसकी टेबल बनाते हैं, ठीक है। नाइन्थ में आपने ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमको दे रखी है वो दे रखी है एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक। x इक्वल टू यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 2y निकल कर आ जाएगा, यानी कि x को हमने यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल बना लिया और y को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब y की हम वैल्यूज लेना स्टार्ट करेंगे। y की वैल्यू हम 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो छोटी वैल्यूज लेंगे ताकि हमको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम y की पहली वैल्यू ले लेते हैं 1, ठीक है। x की यह वैल्यू निकल कर आएगी 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यानी कि जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 2 निकल कर आ रही है। y की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x की वैल्यू निकल कर आएगी 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। एक हम y की वैल्यू ले लेते हैं स्टूडेंट्स 3, तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब सबसे पहले हम इसके लिए बना लेते हैं एक टेबल। अब हमको यहाँ पर स्टूडेंट्स x चाहिए और y चाहिए, ठीक है। पहले केस में x की वैल्यू 2 है, सॉरी, पहले केस में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है।
दूसरे केस में x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, और तीसरे केस में हमारे पास है स्टूडेंट्स x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। ठीक है, ये तो हमें पहली इक्वेशन के लिए टेबल मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमको दे रखी है स्टूडेंट 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 दे रखी है। ठीक है, तो इक्वेशन जो है दूसरी हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब हमको यहाँ पर भी ये करना पड़ेगा कि एक को डिपेंडेंट बनाना है, एक को इंडिपेंडेंट बनाना है। अब इस केस में स्टूडेंट देखिए, अगर हम 3 को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो हमारे पास चांसेस बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि सॉल्व करने में हमें यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम डिनोमिनेटर लेकर जाएंगे यहाँ पर 4। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x। तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी यहाँ पर 20 माइनस 3x अपॉन 4। ठीक, यहाँ पर हमने x को डिपेंडेंट बना लिया है, सॉरी y को डिपेंडेंट बना लिया और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लिया है। अब हम x की वैल्यू लेंगे और इसकी बेसिस पे हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट में आने वाली हैं कुछ वैल्यूज। सबसे पहले मैं x की वैल्यू लेता हूँ स्टूडेंट्स, 0 ले लें। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y की वैल्यू आएगी 20 माइनस 3 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई 4। सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 माइनस 3 इंटू जीरो, जीरो होता है, नीचे 4 आ गया, तो ये 20 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो जब x 0 है तो y 5 आ गया। अब हम एक वैल्यू ले लेते हैं इसकी। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम माइनस करते हैं यहाँ से 3 टू द 6, 20 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 14 4 से जाएगा नहीं। कोशिश ये करेंगे कि हमें पॉइंट वाली वैल्यूज को अवॉइड करना है, क्योंकि ग्राफ पे प्रॉब्लम होती है उसको प्लॉट करने में। ठीक है, कौन सी वैल्यू ले लें, हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक बार मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4। ठीक है, यहाँ मैं लेता हूँ y x की वैल्यू 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 20 माइनस 3 फोर ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 4। y की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आ जाएगी 20 माइनस 12 यानी कि 8 अपॉन 4। इसकी वैल्यू आएगी निकल कर 2। ठीक है, एक वैल्यू हम और ले लेते हैं, वैल्यू हम लेंगे स्टूडेंट्स 24 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं x की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4। y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ रही है 20 माइनस 3 एट 24 डिवाइडेड बाई 4। तो 20 में से 24 यानी कि माइनस का 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू -1। अब इसका फटाफट से बना लेते हैं हम टेबल। टेबल बनाने के लिए पहली वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पर आते हैं हम टेबल के लिए। तो टेबल हमारी कुछ जाएगी इस तरीके से स्टूडेंट्स। अगर थोड़ी सी स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, गर्मी में पंखे के बगैर तो मुश्किल है बैठना, तो इसीलिए मे बी साउंड आपको फैन की सुनाई दे वीडियो में। आप इसको हल्की वॉइस पर देख सकते हैं वीडियो को चाहे तो। अब देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको क्या दे रखा है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 5। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू है 2, x4 y2। देन नेक्स्ट वैल्यू हमें दे रखी है x8 और y की वैल्यू -1। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं दो टेबल्स स्टूडेंट्स। पहला टेबल है हमारे पास दिस वन, 1 2 2 4 3 6, और नेक्स्ट टेबल है हमारे पास ये वाला। तो एक बार इसके लिए ग्राफ, एक रफ ग्राफ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर तो हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल्स ले लेते हैं, नहीं, ये तो नहीं, ये सूटेबल नहीं रहेगा हमारे लिए, तो इसी को यूज़ करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम y एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमने ले लिया x एक्सेस। अब हम वैल्यू देख लेते हैं, मैक्सिमम x की जा रही है 8 तक, तो यहाँ पर हमें 8 तक लेनी पड़ेंगी वैल्यूज। 1 2 3 4 5 6 7 देन 8।
ये वैल्यूज़ हमने x की ले ली हैं। और यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमको लेनी पड़ेगी -1, -2, -3, -4, -5, -6, देन -7 एंड -8। y की वैल्यू देख लेते हैं। मैक्सिमम जो y की वैल्यू जा रही है यहाँ पर 3 जा रही है इस केस में, और यहाँ जा रही है 5, तो 5 तक ले लेते हैं, नो इशू। इसको थोड़ा सा रब करते हैं। y की जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास आएगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5। पहली वैल्यू जो प्लॉट करना है ये वाला कर लेते हैं 0,5। तो 0,5 ये आने वाला है वाई एक्सिस पर पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया हमारा 0,5। नेक्स्ट पॉइंट है 4,2। तो 4 के सामने हम देखेंगे 2 को, तो ये मिलेगा हमें 4,2 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या है 8, -1। तो 8, -1 की बात करें तो ये दे रखा है हमें 8, -1, ये है पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट सिमेट्री खराब हो सकती है इसकी, इस तरीके से जाएगा ये वाला। ठीक, नेक्स्ट हमको दे रखा है टेबल 2,1। 2,1 है पॉइंट दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास 4,2। तो 4,2 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक वैल्यू हमें और दे रखी है स्टूडेंट्स 6,3। ठीक है, तो 6,3 देख लेते हैं वैल्यू। 6,3 आ रही है वैल्यू ये वाली। ठीक, तो अगर हम इसको स्केल से ज्वाइन करना स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम में, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी कि दोनों जो हमारे ग्राफ्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4,2 होने वाला है। ठीक है, 4,2 यानी कि हमने x क्या कंसीडर किया था यहाँ पर स्टूडेंट्स, x हमने राइट्स कंसीडर करी थी, यानी कि 4 राइट्स ले रही है वो जाइंट व्हील की, और हुपला कितनी टाइम्स खेल रही है 2 टाइम्स खेल रही है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारे क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको ये बताया था कि जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं। कंसिस्टेंट मीनिंग ये है कि हमें कोई ना कोई कंक्लूजन मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी हमें एक्स और वाई की। ठीक है, नेक्स्ट जो केस हमको दे रखा था पहले लाइंस का दे रखा था स्टूडेंट्स, उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इस केस में हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमको प्रोवाइडेड है। ठीक है, और अगर हमको दोनों लाइंस दे रखी हैं इस तरीके से जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट होने वाला है। कंसिस्टेंट मीन यानी कि इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि जितनी x की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन की होंगी, जितनी y की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में आएंगी, वही वैल्यू सेटिस्फाई दूसरी वाली इक्वेशन को करेंगे। तो ये भी हमारा क्या होने वाला है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होने वाला है। वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो इसलिए स्टूडेंट्स मैं इसको यहीं पर एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वो अगर तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।